आते बाइक पे ऐसे बोला था कि अभी तो एक दो को मार के तब जेल में हो गया। सुबह सुबह जैसे उठे हमें खबर मिली कि आज फिर एक बच्ची अपनी जिंदगी से हाथ तोड़ दी। घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। एक व्यक्ति के साथ इस देश में क्या हो रहा है देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विश्व गुरु भारत में कोई ऐसा घंटा नहीं गुजरता है जब किसी लड़की के साथ बलात्कार की घटना नहीं होती है। ऐसी घटनाओं की संख्या इतनी अधिक है कि तय करना मुश्किल है कि विश्व गुरु भारत के राजनीतिक दल बलात्कार की किस घटना को मुद्दा बनाएंगे और फिर उनके कार्यकर्ता और नेता गोली मारने और ठोक देने की भाषा बोलेंगे। 2017 में विश्व गुरु भारत में बलात्कार के 32,000 मामले दर्ज हुए थे। यूपी के हाथरस की 20 साल की पीड़िता का आज दिल्ली में निधन हो गया। उसकी हत्या तो 14 सितंबर को ही कर दी गई थी, जब 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी जीभ काट दी गई। हालांकि डीएम इस घटना से खंडन करते हैं कि जीभ नहीं काटी गई। गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी और जीभ काटने के बाद उनका सही नहीं है। मगर उसकी हड्डियां इस तरह से तोड़ दी गईं कि वो चल फिर ना सके, उसे लकवा मार गया। थोड़ी देर के लिए होश में आई थी तो आरोपियों का नाम बता गई। मेरे बहन, मेरे भैया और ये मम्मी मेरे घास लेने गए थे, तो ये भैया घर पे चले गए थे घास लेके वहाँ पे डालने के लिए। वो वहाँ पे पानी पिलाने लग गए भैंस को। मम्मी वहाँ पे रह गई थी बहन के पास। मम्मी थोड़ा सा आगे काट रही थी घास, बहन भी काट रही थी घास। तो पीछे से आए वो लड़के, उन्होंने गर्दन पे दुपट्टे से उसका गला घोट दिया, बाजरे के अंदर वो खींच ले गए और उन्होंने मतलब गलत व्यवहार भी किया, उन्होंने रेप वगैरह भी किया। और मम्मी को देख करके ही मम्मी ने आवाज़ दी, जैसे उन्हें पता चला कि हाँ वो आ रही हैं, तो वो लोग बाजरे के अंदर होके भागे हुए। तो मम्मी को पता जब चला, मम्मी वापस आ रही थी, तो वहाँ पर मम्मी को बहन की चप्पल और कानों का कुंडल दिखाई दिया। तब मम्मी को पता चला कि और बाजरे के अंदर देखा तो वो टूटा हुआ था, तो मम्मी उसी में घुसी चली गई। तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा परिवार के लिए। तो उसके बाद पुलिस ने कितनी फुर्ती से कार्रवाई की? पुलिस ने तो फुर्ती से कार्रवाई, काफ़ी टाइम डिले हो गया था। अच्छा। और तब जाके कितना समय, कितना डिले हुआ था? कम से कम 5 से 7 दिन खिंच गए थे। उसके बाद हमारी जो समाज के लोग हैं वो उन्होंने प्रेशर डाला, तब जाके आगे। तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, एक हो गया था। तो हाँ। उनका क्या कंडीशन था, एक को छोड़ देते, एक को पकड़ लेते थे, ऐसा कर लेते थे। माँ, बहन और भाई बाजरे के खेत में घास काटने गए थे। भाई जल्दी लौट आया। घास काटते काटते माँ और उनकी बेटी एक दूसरे से दूर हो गई। इतने में आरोपी संजीव, रवि, लवकुश और राजकुमार 4 लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही माँ मदद के लिए आ सकती। घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है ना बताया जा रहा है। सवर्ण जाति के इन 4 लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा, यह जानना जरूरी है। क्या जाति के कारण उन्हें यह अहंकार मिला कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या पुरुष होने के कारण, या दोनों के कारण ही? आरोपी रवि और संदीप चाचा भतीजा लगते हैं। घटना 14 सितंबर की है। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य जो है इस पे सामने नहीं आया था। उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी कि ये सभी फॉरेंसिक साइंस लैब एग्जामिनेशन के भेजे जाए, जो कि भेजे जा चुके हैं आगरा स्थित विज्ञान प्रयोगशाला में, और उसकी रिपोर्ट भी शीघ्र ही आ जाएगी। तत्कालिक रूप से इसमें 307 तथा SC/ST के समुचित धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था और तुरंत ही 10:30 बजे ही FIR पंजीकृत करने के उपरांत पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण हेतु एक होमगार्ड के साथ थाना भेजा गया था, अस्पताल भेजा गया था, तथा 19 तारीख को क्षेत्राधिकारी के
ने बयानों के आधार पर इसमें 354 की धारा बढ़ाई थी। इसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी 20 तारीख को ही कर ली गई थी, जिसका नाम संदीप उर्फ चंदू है। यूपी की पुलिस को न्यूज लॉन्ड्री की ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। आकांक्षा कुमार और निधि की ये रिपोर्ट है। दोनों हाथरस की बेटी के घर गए थे और इस रिपोर्ट में मां का बयान है। मां कह रही है कि जब बेटी का पता नहीं चला तो उसे ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते देखा कि जमीन पर किसी के घसीटे जाने के निशान हैं और वहां पर जब आगे जाकर देखती हैं तो बिना कपड़ों के उसकी बेटी पड़ी मिलती है। मां भी कहती है कि जीभ काटी नहीं गई होगी, लेकिन जिस तरह से गला दबाया गया था जीभ बाहर आ गई थी। इतने दिनों के बाद अब यूपी की पुलिस कह रही है कि बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि मामला गैंग रेप का दर्ज किया गया था। 11 दिन तक पीड़िता का अलीगढ़ अस्पताल में इलाज चलता रहा। यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि पीड़िता को जिस स्तर के इलाज की जरूरत थी, क्या उसकी सुविधा अलीगढ़ के अस्पताल में थी? सुविधा के अलावा क्या डॉक्टर काबिल थे? इतना लंबा समय क्यों गुजरा उसे अलीगढ़ से दिल्ली के अस्पताल भेजने में, जहां उसकी मौत हो गई? आरोपियों की यह तस्वीर पुलिस ने ही जारी की है। इनमें से एक रवि 35 साल का है, जिस पर अपराध के कई मामले दर्ज हैं। रवि मजदूरी करता है। 19 साल का लवकुश हाई स्कूल पास है और खेती करता है। संदीप 22 साल का है और दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तालाबंदी के बाद गांव आ गया और खेती मजदूरी करने लगा। 28 साल का राजकुमार चिलर मिल्क प्लांट में नौकरी करता है। चारों गिरफ्तार हो चुके हैं। धारा वारा लगा दी गई है। इस तरह के अपराध सरकार के लिए भी शर्मनाक हैं और समाज के लिए भी। पुलिस और सरकार के लिए इसलिए कि अपराधियों में उनका वकार खत्म होता दिखता है, और समाज के लिए इसलिए कि ये किसी महिला के साथ एक आम अपराध नहीं है, बल्कि एक ऐसा अपराध है जिसमें उसकी औकात दिखाने की कोशिश की जाती है, और ख़ास करके तब अगर वो महिला अनुसूचित जाति की हो तो उसके पूरे कौम की औकात दिखाने की कोशिश होती है। बलात्कार की हर घटना विभत्स होती है, हर घटना निर्मम होती है, लेकिन ऐसी घटनाओं के वक्त जब हम प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं तो उसकी भाषा पर भी गौर कीजिए। तुरंत ही कई लोग आरोपियों को एनकाउंटर कर देने, गोली मार देने और फांसी पर लटका देने की बात करते हैं, ठोक देने की सरकारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इंसाफ के नाम पर इस भाषा को बोलने वाली भीड़ में और उस भीड़ में जो एक लड़की के साथ ऐसा कुछ कर गुजरने का ख्याल रखती है, कोई खास अंतर नहीं होता है। ट्विटर और टीवी पर जो लिखा जा रहा है उन शब्दों को गौर कीजिए तो ये हर ऐसे मामले में चले आते हैं। दरिंदे, दानव, राक्षस, गिद्ध, जानवर, हैवान, वहशी लिखा जाने लगता है। घिनौनी हरकतें लिखेंगे, आरोपियों को इंसानियत के लिए शर्मसार बताएंगे। कोई लिखेगा कि आबरू लूट ली गई, जबकि यह भी एक मानसिकता है जिसे दूर करना बलात्कार की पीड़िता के लिए इंसाफ है। कोई कह रहा है कि एनकाउंटर कर देना चाहिए, कोई इससे भी खुश नहीं है, वह पब्लिक एनकाउंटर की मांग कर रहा है। एक मोहतरमा ने ट्वीट कर दिया कि सीधे गोली मार दी जानी चाहिए। किसी ने ट्वीट किया कि दरिंदे कुत्तों को फांसी होनी चाहिए, कुत्ते बलात्कार नहीं करते हैं, फिर भी आरोपियों को कुत्ते कहा जाता है। कई लोग पीड़िता को बिटिया, मासूम और फूल जैसी और देश की बेटी लिखने लग जाते हैं। एक ने ट्वीट किया कि ना अपील ना रहम। इन शब्दों को आप गौर से देखिए तो पता चलेगा कि ये लोग कानून और उसकी प्रक्रिया की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ट्विटर पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में किसी का चरित्र हनन करने में यकीन रखते हैं। जन भावना के नाम पर एक किस्म की अराजकता की बात होने लगी है। कोई ये नहीं कहता कि जांच हो, साक्ष्य जुटाए जाएं और सही आरोपी को सजा मिले। जिस वक्त पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, उस वक्त एनकाउंटर की आड़ में पुलिस को बचाया जाने लगता है ताकि एनकाउंटर के बाद उसे हीरो बताया जा सके। इन प्रतिक्रियाओं से तो यही लगता है कि जिसका भी नाम आ जाए उसे मार दो, क्योंकि ट्वीट करने वाला खुद को बेटी का पिता बता रहा है और मां बता रही है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपके साथ होगा तो क्या करेंगे। यह कभी नहीं कहेगा कि ऐसा किसी के साथ ना हो, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। एक उत्साही नौजवान ने ट्वीट किया है कि हाथरस के दोषियों के लिए हमें चाहिए हैदराबाद वाला इंसाफ ऑन डिमांड। क्या वाकई हैदराबाद वाले मामले में इंसाफ हुआ और उसके बाद बलात्कार की घटनाएं वहां कम हो गईं? पब्लिक ओपिनियन बनना चाहिए, इंसाफ का सिस्टम ठीक हो,
मगर पब्लिक ओपिनियन को भी सस्ता रास्ता चाहिए ताकि वो ट्वीट कर बिग बॉस देखने में लग जाए और मतलब भी ना रहे कि बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए जो उपाय सुझाए जाते हैं उन मामलों में सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं कर पा रही है। पिछले साल दिसंबर में हैदराबाद में बलात्कार की एक घटना के बाद पीड़िता को जला देने की तस्वीरें देखकर पब्लिक ओपिनियन बनने लगा। तेलंगाना पुलिस चारों आरोपियों को एनकाउंटर कर देती है, लोग पुलिस पर फूल बरसाने लगते हैं। पब्लिक ओपिनियन पुलिस के साथ हो जाता है। जिस पुलिस से सवाल करना था कि आपकी जांच सुरक्षा की व्यवस्था क्यों ऐसी है, वह पुलिस एनकाउंटर के बाद हीरो बना दी जाती है। जबकि वही तेलंगाना की पुलिस पीड़िता के परिवार वालों को 2 घंटे तक कहती रही कि किसी दोस्त के साथ लड़की भाग गई होगी। एनकाउंटर के बाद पुलिस हीरो बन गई। जरा पता तो कीजिए कि उस दिन हीरो बनने के बाद से पुलिस ने फिर बलात्कार के मामलों में क्या किया। दरअसल इस भीड़ का एक ही काम है, पब्लिक ओपिनियन बनाकर सिस्टम को बचाना। एक मैंने बात की उसी लड़की जिसको हम दिशा कहते हैं, उनकी बहन से बात की, जो कि अब भी नाइट शिफ्ट जाके आती हैं, हैदराबाद एयरपोर्ट में वो काम करती हैं। और उनका कहना है कि अगर साफ कहा जाए तो क्या कोई फ़र्क आ सकता है, जबकि कुछ और नहीं बदला। उनके घर के पास जो इस पूरे मामले पर काफ़ी एक्टिविस्ट जैसी थी, उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने कहा कि उनकी 2 बच्चियां हैं और कल शाम की बात है कि उनकी बच्ची को उन्होंने भेजा था दूध वगैरह लेने के लिए 6 बजे करीब, और एक पुलिस अधिकारी तब उनके घर आए थे। उन्होंने कहा कि क्या कोई ये वक्त है लड़की को बाहर भेजने का। और तीसरा, मैंने वहीं के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से भी बात की और पूछा कि क्या इसकी वजह से क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जो हम कहते हैं या सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं, क्या वो कम हुआ है। और उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हुआ है, क्योंकि जब रूल ऑफ लॉ नहीं है या अवेयरनेस नहीं है और लोगों में वो जागरूकता नहीं है, मोरल फाइबर नहीं है, तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। और कन्विक्शंस की बात तो अलग है कि पुलिस पर कितना प्रेशर है, कितना वो एविडेंस कलेक्ट कर पाते हैं ताकि चार्जशीट हो। इसके अलावा मैंने एक एक्टिविस्ट से बात की जिनका कहना था कि उन्होंने कल ही एक 40 ऐसे बच्चों के लिए अपना एक अर्जी दी कलेक्ट्रेट के ऑफिस में ताकि उनको इंटरिम रिलीफ मिले। ये सारे बच्चे सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स हैं और कानून कहता है, तेलंगाना में ऐसे जीओ भी जारी किए गए हैं कि उनको 25,000 मिलेंगे जब उनका एफआईआर दाखिल होगा, यानी कि स्टेजेस में होते हैं जो कॉम्पनसेशन की बात होती है, और वो पैसे आने के लिए 1 साल से वो भटक रही हैं और कल फिर से उन्होंने अर्जी दी है। और उनका कहना है कि जो वीआईपी केसेस है जिन पर काफ़ी लोगों की नज़र रहती है, पॉलिटिकली सेंसिटिव होता है या मीडिया की नज़र रहती है, उनमें फास्ट ट्रैक होता है, लेकिन बाकी जो केसेस हैं उनको बिल्कुल अटेंशन नहीं मिलता है। इसी हफ्ते की बात है कि 25 तारीख को, सितंबर के 25 तारीख को एक बच्ची जो एक घर में काम कर रही थी, यही हिमायतनगर एरिया इलाका जो हैदराबाद का है, वहाँ पर वो पिछले कई सालों से काम कर रही हैं, 2 माइनर सिस्टर्स, और उनको वहाँ रखा गया था और एक बच्ची ने उनकी मौत हो गई थी और सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में, और समझा जाता है कि आत्महत्या की वजह से उनकी मौत हुई। और उसके बाद पता चल रहा है कि उनकी जो छोटी बहन है उनसे पर दबाव डाला गया कि आप कहिए कि आपकी बहन को बहुत पेट में दर्द था और इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद अब निर्भया केस, 376 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वगैरह हुआ है उस आदमी के खिलाफ जिसको एक लोकल टीआरएस नेता भी बताया जाता है, उनका नाम है मधु यादव। और जब लोगों ने कहा कि इस केस में अक्यूज्ड को अरेस्ट कर देना चाहिए, और उसके बाद इस आदमी को अरेस्ट किया गया और उसको अब जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया। यानी कि अब भी जो पुलिस की जो प्रक्रिया है उसमें कोई खास फर्क नहीं आया है। जो लोग हैदराबाद टाइप इंसाफ की बात कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं कि हैदराबाद पुलिस की हालत क्या है वहां पर। उन्हें उमा सुधीर की यह बात सुननी चाहिए। आखिर कब तक लोग प्रदर्शन करेंगे और उसी के बाद गिरफ्तारी होगी? सिस्टम कब ऐसा होगा कि मामला सामने आते ही पुलिस पेशेवर तरीके से काम करेगी? 2017 में देश भर में 32,000 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे। अगर सभी का एनकाउंटर होने लगे तो हमारी पुलिस आधिकारिक रूप से हत्यारी हो जाएगी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने हर एनकाउंटर की जांच के लिए गाइडलाइन बनाई थी। कितने मामलों में ऐसी गाइडलाइन के मुताबिक जांच होती है, इस टॉपिक में जाकर मैं आपको इस वक्त हताश नहीं करना चाहता। जब निर्भया के समय पर हम में से कुछ लोगों ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस के कानून को बदलना नहीं चाहिए, उसे मत छेड़िए, तो हमें बहुत सारे पोस्ट आए
कि आपका बलात्कार होना चाहिए, या जब आपकी बेटी का बलात्कार होगा तभी आपको समझ में आएगी। तो बलात्कार का जवाब अगर बलात्कार ही होगा तो हम कैसे बलात्कार को समाज से दूर कर पाएंगे? तो हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। जस्टिस का मतलब प्रतिशोध नहीं है, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि वो एक प्रतिशोध का माहौल जो बन गया है, लोगों को उसी में जस्टिस नज़र आता है। और इसी वजह से हमें ये लगा कि कानून को जब हम बदल देंगे, उसमें फांसी की सज़ा डाल देंगे तो शायद चीज़ें बदल जाएंगी। पर हमारे सामने है सब आंकड़े, हर रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, हर रोज़ अलग अलग प्रकार की हिंसा नज़र आती है, कई केस होते हैं। तो फांसी की सज़ा से तो जवाब हमें मिला नहीं। हम पीछे भागते हैं कि अगर अरे कोर्ट केस हो गया, हमने देखा, हमारे सामने हुआ, हमारी जानकारी में हुआ, लेकिन हम विटनेस नहीं बनेंगे। हम विटनेस नहीं बनेंगे, कौन कानून के लफड़े में पड़े। कानून तब तक नहीं बदलेगा या सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम उसमें अपने हाथ पैर नहीं डालते और उसको आजमाते नहीं। जितना हम आजमाएंगे उतना ही वो सिस्टम निखर करके आएगा। एक केस अभी हाल में आया जब एक आदमी ने अपनी गर्भवती पत्नी का पेट चीर डाला जानने के लिए कि पेट में लड़का है या लड़की। अब ऐसी चीज़ों से, इस प्रकार की हिंसा से जूझने के लिए तो पुरुषों को आगे आना ही पड़ेगा और मुहिम में जुड़ना ही पड़ेगा। और एक और बात जाते जाते कहूँगी कि सिनेमा को और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जो सीरियल्स बन रहे हैं, जो सिनेमा बन रही है, उसको रिस्पॉन्सिबल मैसेजिंग करनी ही पड़ेगी। अगर हम बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करें, जैसे हमने पैडमैन जैसी पिक्चरें बनाई और सैनिटरी नैपकिन्स के इर्द गिर्द एक जागरूकता पैदा हुई, ऐसी ही फिल्में मेन स्ट्रीम सिनेमा का इस्तेमाल करते हुए हमें बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे जोर देते हुए अपने सीरियल्स और सिनेमा को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। पिछले साल की द हिंदू अखबार की रिपोर्ट निकालकर पढ़िए। अरुणव कौल की इस रिपोर्ट से पता चलेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्या हालत है। जुलाई 2019 में स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में कहा था कि 2250 करोड़ रुपए खर्च कर देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं ताकि महिलाओं के साथ यौन हिंसा के केस के मामले की सुनवाई जल्दी हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2019 में आदेश दिया था कि जहां भी पोक्सो के 100 से अधिक केस हैं वहां पर स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए और हर जिले में फोरेंसिक लैब बनने चाहिए। 2000 से लेकर अब तक देश भर में 581 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जा चुके हैं जहां पर 5,90,000 केस लंबित हैं। अगर आपको यह पूछना हो कि जिलों में फोरेंसिक लैब कितने बने हैं, उनकी क्या स्थिति है, तो आपको मेहनत करनी होगी। तब तक ट्विटर पर कुछ और ट्रेंड होने लगेगा और आप ट्रेंड मिस कर जाएंगे। यह सब मुश्किल सवाल है जिसे पूछने से पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी से बचने के लिए और पुलिस को बचाने के लिए लोग एनकाउंटर और गोली मारने की बात करते हैं। अब देखिएगा, सुशांत सिंह राजपूत में 3 महीना लगा मीडिया ने, 3.5 महीना। क्या इस मामले में 10 दिन भी लगाएगा? नहीं लगाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबसे अधिक मामले यूपी में हैं। स्पेशल कोर्ट्स एक लेजिस्लेटिव बॉडी हैं जो एक्ट में ही मेंशन किए जाते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट हो गया या एनडीपीएस एक्ट हो गया। यहाँ पे एक्ट में ही उनके बारे में लिखा जाएगा, उनका प्रोसीजर क्या है, प्रोविजंस क्या हैं, वो एक्ट में ही होते हैं। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो एक एग्जीक्यूटिव स्कीम के अंडर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो एक इंटायरली एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये। इन दोनों को इंटरचेंजेबली इसलिए यूज़ किया जाता है कि इन दोनों का फंक्शन ज़्यादा वही है, डिस्पोजल ऑफ केसेस, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। पर आप देखते हैं कि हर एक कोई बड़ा केस होता है तो गवर्नमेंट कहती है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश कर देंगे और 1500 2000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर देंगे, पर उसके बावजूद हम लोग कोई चेंज नहीं देखते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, एक तो चाहे शायद अपनी अज्ञानता में या जानबूझकर गवर्नमेंट जहाँ पर ऑलरेडी स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन होता है वहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाने की बात करते हैं। जैसे कि जब कोई चाइल्ड राइट का केस हो गया तो एक बड़ी न्यूज़ आ जाएगी कि वो लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पर वहाँ पे वो ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन ऑलरेडी है। अब स्पेशल कोर्ट्स की बात की जाए तो स्पेशल कोर्ट्स का प्रॉब्लम ये है कि लेजिस्लेशन में ही, एक्ट में ही कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि ये बनेगा कैसे, ये एक नया कोर्ट बनेगा या जो ऑलरेडी कोर्ट है उसको डेजिग्नेट किया जाएगा कि मतलब अब वो रेगुलर सेशन जज होने के साथ साथ एक स्पेशल जज का रोल भी निभाएगा। तो जो स्पेशल कोर्ट डाल तो देते हैं पर उसका मतलब क्या है, बजट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नए जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। हमने एक स्टडी कंडक्ट की थी 2018 में और उसमें हमको पता चला कि दिल्ली में 71 जजेस आउट ऑफ 441 जजेस हैड बीन डेजिग्नेटेड एज स्पेशल जजेस। मतलब 17%
ऑफ टोटल लोअर जुडिशरी वाज अपॉइंटेड एज स्पेशल जजेस। तो इससे बैकलॉग का क्या होता है, मतलब अब ये जो जजेस हैं ये सिर्फ यही पोर्टफोलियो निभा रहे हैं, ये एडिशनल पोर्टफोलियो भी निभा रहे हैं, उनका जो पोर्टफोलियो है, जो उनके केसेस हैं वो किसके पास जा रहे हैं। तो इससे एक्चुअली देखा जाए तो बैकलॉग बढ़ता ही है, कम नहीं होता है, क्योंकि आप एडिशनल मनी तो डाल ही नहीं रहे हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो है इस देश की है कि हम लोग कोई भी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये लेजिस्लेटिव चेंज के थ्रू एड्रेस करना चाहते हैं। कुछ भी होता है तो आप कहते हो पनिशमेंट बढ़ा दो, लॉ को स्ट्रिक्ट कर दो, कोर्ट्स नए कर दो, पर एक्चुअल इशू क्या है कि पनिशमेंट से कोई डर रहा है, प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, हमारी जुडिशरी की जो सोच है वो बदलने की ज़रूरत है, लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। और ये स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है कि कोई इशू हुआ, कोई बड़ी बात हुई तो आप बोल दो कि हमने लेजिस्लेटिव चेंज कर दिया, थोड़ी देर लोग भी चुप बैठ जाएंगे, उनको भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और इसीलिए ये प्रॉब्लम बार बार होती ही रहेगी, क्योंकि स्ट्रक्चरली कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि फांसी करने से निचली अदालतों में फांसी की सजा भी खूब दी जाने लगी है। इंडिया स्पेंड में स्वागत की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में फांसी की सजा के मामले में 53% की वृद्धि हुई। वकीलों का मानना है कि पब्लिक ओपिनियन को संतुष्ट करने के लिए फांसी की सजा में वृद्धि होती जा रही है। 2015 में लॉ कमीशन ने भी कहा था कि ऐसी घटनाएं फांसी की सजा से नहीं रुक रही हैं। पिछले साल अगस्त में पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में भी फांसी की सजा का प्रावधान जोड़ दिया गया। बेशक ताली बजी होगी कि बड़ा भारी काम हो गया है, एक शब्द या वाक्य ही तो जोड़ना था, लेकिन काम तो यह भी बताना था ना कि बाल यौन हिंसा के 90% मामले लंबित क्यों हैं, जांच से लेकर सजा में देरी क्यों होती है। जो भी सरकार काम का हिसाब नहीं देना चाहती है वह तरह तरह के अभियानों की बात करेगी, एंटी रोमियो अभियान चलाने की बात करेगी। प्रिंट के प्रशांत श्रीवास्तव की खबर है कि यूपी सरकार ऑपरेशन दुराचारी चलाने जा रही है। कहाँ गई वो ठोक देने की बात, एनकाउंटर की बात, घर कुर्की करने, घर गिरवा देने की बातें, इन सब से क्या हुआ? क्या ये सारा काम कानून तोड़कर नहीं किया जा रहा था? क्या इन सारे कामों में भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या सबके साथ ऐसा किया जाता है? ऐसे अभियान में मोटे मोटे हेडलाइन तो बन जाते हैं, स्लोगन बन जाते हैं, मगर व्यवस्थाएं वहीं की वहीं रहती हैं, बेहतर कभी नहीं होती, ना ही विश्वसनीय होती हैं कि सही आरोपी को सजा मिले, ना कि किसी को भी फंसाकर एनकाउंटर कर दिया जाए। साफ है जो मुश्किल काम है हम उससे बचने लगे हैं। और हम बात कर रहे हैं अपूर्वा से, जो पेशे से वकील हैं और लखनऊ में बलात्कार पीड़ित महिलाओं के बीच काम करती हैं। दिल्ली से बाहर जाकर उनसे बात करने का मकसद यही है कि हम जान सकें कि ज़िलों में या राजधानियों में, राज्यों की राजधानियों में हालात क्या हैं। देखिए, इसी जुलाई में बिहार के अररिया में एक बलात्कार पीड़िता को ही निचली अदालत ने जेल की सज़ा सुना दी थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी नज़रों से छूट जाती हैं और ट्रेंड का हिस्सा नहीं बन पाती, यानी पब्लिक ओपिनियन का। अपूर्वा, बताएं कि वहाँ के ज़िलों में, यूपी के ज़िलों में ऐसे मामलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा क्या है और किस तरह से कार्रवाई में संवेदनशीलता बरती जाती है? नमस्ते रवीश जी। जो महिलाएं ऐसे मामलों से जूझ रही हैं, यौनिक हिंसा या महिला हिंसा के मामलों से जो महिलाएं जूझ रही हैं, और जब भी वो अपनी कंप्लेंट कराने के लिए, क्योंकि हमें बताया ही गया है सब शिकायत कौन सुनेगा, तो सबसे पहले हम जाएंगे पुलिस के पास, और ये जानकारी सबको होती है कि हमारी शिकायत पुलिस को ही सुननी है और पुलिस ही हमारी मदद करेगी। मगर पुलिस का जो रवैया है कि यौनिक हिंसा के मामलों में पहले इंक्वायरी सेटअप करना, पहले हम इंक्वायरी करेंगे उसके बाद तुम्हारी एफआईआर दर्ज करेंगे, जब तक ये साबित नहीं हो जाएगा कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है या नहीं, तब तक तुम्हारी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इस तरीके का जो पूरी बात है, इस और फिर महिला को लेके टिप्पणी कसना कि तुम्हारी तो ये उम्र है, तुम्हारे साथ बलात्कार कैसे हो सकता है, इस तरीके की जो असंवेदनशीलता है जो दिखती है जमीनी स्तर पे पूरी पुलिस प्रणाली के द्वारा, और जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन, जो हम जांच प्रक्रिया जिसे कहते हैं, उसमें बयान, महिला के बयान लेने में आप, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 24 कोशिश करनी की चाहिए कि 24 घंटे के अंदर आपको महिला का बयान दर्ज कर लेना है, मगर वहां जहां बयान की बात आती है वहां 3-3, 4-4 महीना बयान ही नहीं दर्ज हो रहा। मैं अपने करंट केसेस में ये बता सकती हूँ जहां पर महिलाएं या
मुझे लग कर पुलिस से बात करनी पड़ी है और जहां ये कहना पड़ा है कि आपको बयान दर्ज करना चाहिए इस महिला का। तो ऐसे मामलों में हम पुलिस की भूमिका, जिसकी वजह से हमारे एविडेंसेस क्लियर नहीं है, हम फोरेंसिक्स एविडेंसेस नहीं लेते हैं, हम महिलाओं के कपड़े नहीं मांगते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब बलात्कार के केसेस में कपड़े जब जब्त करने की बात आती है तो आप जब किसी को बताएंगे नहीं तो वो कैसे कपड़े रखेगा या कैसे जो है अपनी चीजें फोरेंसिक्स के लिए देगा। तो ये सबूत के तौर पर कभी इकट्ठा नहीं करना। तो ये जांच प्रणाली इस तरीके से ढीली पड़ जाती है कि जब भी महिलाओं के केसेस में बात आ रही है तो वहां पर एकदम नकार दिया जाता है या बोल दिया जाएगा कि आपके साथ तो बलात्कार हुआ ही नहीं है। पर ये जो मामला है कि तुरंत एफआईआर दर्ज करनी है, नहीं तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या इसका भय या असर आपको पुलिस अधिकारियों पर दिखता है? ये कानून बनाया गया 2013 में, जब कानून आया तो उसमें इसका पूरा प्रावधान डाला गया कि 166A जो आईपीसी का है वो क्लियरली कहता है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर विफल होता है एफआईआर, यौनिक हिंसा के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी तक यूपी में तो एक भी केस ऐसे नहीं है जिसमें रजिस्टर हुए हों और जहां पर या किसी सीनियर अधिकारी ने कंप्लेंट की हो या बोला हो कि इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए, और जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं, हमने बहुत सारी महिलाओं से बात की है जहां पर हमने ये देखा है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक केस में तो 200 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई, मतलब वो भी कोर्ट के आदेश पर, वहां पे भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पूर्वा, हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये महिलाएं केस लड़ती हैं तो इनको किस तरह का प्रोटेक्शन मिलता है? क्या अदालतों तक जाने के लिए, वकील का खर्चा देने के लिए इनकी स्थिति होती है? क्योंकि घर में ही इनको लड़ना पड़ता होगा, बहुत सारे दबाव इनके ऊपर डाले जाते होंगे, तो इस तरह का कुछ सामाजिक संवैधानिक संरक्षण इन्हें मिलता है? कानून में हम लोग जब बात करते हैं महिला, जब विटनेस प्रोटेक्शन की, क्योंकि महिला जो है ऐसे मामलों में गवाह के तौर पे देखी जाती है, जब हम गवाह के तौर पे उनको देखते हैं तो कोर्ट कानून में ये प्रावधान है कि महिला को या जो भी गवाह है उसको आने जाने का जो है उसको किराया दिया जाएगा, ताकि एक उसकी तरफ से बोझ ना लगे गवाही, कि उसको ये ना लगे कि बोझ है, मैं कहाँ से जाऊंगी, मैं कहाँ से आऊंगी। तो कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि उसको आने जाने का किराया वो दे, और ये किराया वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा अगर हम विटनेस प्रोटेक्शन की बात करें तो कानून में विटनेस प्रोटेक्शन में किराए के अलावा कोई जिक्र नहीं किया गया है। और बिल्कुल, और इसके अलावा जो एक बात थी वो ये कि कोई भी महिला विटनेस प्रोटेक्शन के लिए कोई किसी जानकारी नहीं है उनके पास, ना कोई देता है, ना कोर्ट देती है उनको ये जानकारी। अगर कोई वकील है जिसको ये जानकारी पता है तो वो उन महिलाओं को या उन लोगों को वो विटनेस प्रोटेक्शन दिला देता है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र ही इसका फायदा उठाते हैं विटनेस प्रोटेक्शन। और जो ये मामले पुलिस जो जांच करके लाती है अदालत के सामने, उसमें आपको लगता है कि वो उस अधिकारी ने मेहनत की होगी ताकि ऐसे मामलों में कोई बच कर ना जा पाए, जिसे लेकर इतना हंगामा होता है कि गोली मार देना चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए? एक मानवाधिकार वकील होने के नाते पुलिस की जो कार्रवाई है वो मैं समझती हूँ कि वो अपने आप में इतनी सक्षम नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई तोड़ जो है आरोपी जरूर निकालता है, चाहे एविडेंसेस के नाम पे हो, चाहे स्टेटमेंट। पुलिस बयान लेती नहीं है, अपनी मर्जी से बयान 161 के बयान लिख लेगी, महिला के 164 में जो कोर्ट के सामने जो बयान, कलमबंद बयान जिसे हम कहते हैं, वो कुछ और होता है, और अपोजिट वकील जो है इन्हीं में कमियां निकालकर अपने जो आरोपी है उनको छुड़ाने की बात करता है। तो जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस जो है सपोर्ट सिस्टम के रोल में नहीं आएगी और वो काउंटर हमेशा करती रहेगी तो शायद ये दिक्कत हमेशा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वा इन बातों को हमारे सामने रखने के लिए। तो ये स्थिति है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, थोड़ा उसकी तरफ देखिए।
अगर आप पुलिस को सपोर्ट सिस्टम के रूप में नहीं बनाएंगे, अगर जांच की व्यवस्था, फोरेंसिक लैब की व्यवस्था अगर नहीं होगी, उसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो जाहिर है इंसाफ नहीं होगा। इन वजहों से सरकार की अपनी लापरवाहियों और नकारेपन के कारण ये देरी होती है, जिसके कारण आप सिस्टम में भरोसा छोड़ रहे हैं और आपको लगता है कि एनकाउंटर कर दिया जाए तो ये इंसाफ हो जाएगा, जबकि आप एनकाउंटर करने की छूट देकर पुलिस को ही अपराधी बना रहे होते हैं। एक अपराध तो खत्म नहीं हुआ, उसके नाम पर, उसे खत्म करने के नाम पर वर्दी में एक अपराधी आपके सामने आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वा आपका, धन्यवाद। तो जमीन की सच्चाई अलग है, दिल्ली से भी अलग है। वैसे दिल्ली में भी कोई बेहतर नहीं है। 2012 में निर्भया घटना के बाद सख्त कानून बने, 2013 में पब्लिक ओपिनियन के नाम पर भावनाएं आसमान छू रही थी, मगर उसके बाद भी पुलिस भी वैसी की वैसी है और समाज भी वैसा का वैसा है। What we see in the form of studies on the implementation of various laws such as the Protection of Children from Sexual Offences Act, it tells us that on the ground most of the child-friendly provisions are poorly implemented. When we add death penalty into this whole mix, we find that it discourages victims from coming forward to report, because in most cases the violence is perpetrated by people known to them or by people related to them. So it definitely discourages them from reporting. Even if they do report, the likelihood of them continuing with the case and testifying against the accused is slim. When there are lives and livelihoods at stake, the burden on the victim is just too much to actually be responsible for someone being sentenced for life imprisonment or even death. The community has also played a huge role in terms of perpetuating gender-based violence, gender-based discriminatory attitudes and beliefs. And to what extent are we introspecting and challenging those stereotypes, challenging those beliefs that promote the message that a woman's no means yes, that the consent of a child has or the voice of a child has no space. A child who's forced to hug and kiss an uncle whom the child doesn't want to. So we've grown up with this kind of conditioning, and to think that with the snap of fingers, by changing a law, by introducing the death penalty, violence is going to stop is fairly naive on our parts. What I see as a solution, and a very basic solution to begin with, would be the introduction of comprehensive sexuality and life skills education in schools and universities and at all levels. Even try and create programs to reach out to people to children who've dropped out of schools, and even for those who are in the community. Can we teach positive parenting? Can we teach what a positive and a good relationship looks like? Because some of the youth we work with have only seen violence at home, and that has become normalized for them. That's become a normal expression of their feelings. So emotional regulation, how does one deal with rejection? How does one respond to situations that are not to their liking? Do you respond using violence or other ways of responding to that situation? What would consent look like? So these are aspects that I think need to be broken down. टीवी और ट्विटर के पब्लिक ओपिनियन बाजों से बचिए। उन्हें हर सुबह और हर शाम एक नए टॉपिक पर पब्लिक ओपिनियन का माहौल बनाना होता है, और अब तो राजनीति के हिसाब से। उनकी पार्टी की सरकार है, वहां पब्लिक ओपिनियन नहीं बनाएंगे। विपक्ष की सरकार है, 50 चैनल लग जाएंगे पब्लिक ओपिनियन बनाने में, जबकि कोई भी इनमें से कोई भी पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले चैनल, ना बनाने वाले चैनल, कोई भी जाकर जमीन पर नहीं देखता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत क्या है। बलात्कार के मामले में जो अधिकारी जांच कर रहा है उसका व्यवहार कैसा है, उसका काम कैसा है। ब्रेक ले लीजिए। भारत में कोरोना के संक्रमित मामलों की संख्या 61,45,291 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में नए मामलों की संख्या 70,589 रही और मरने वालों की संख्या 776। 28-29 दिनों में ये पहली बार है कि 1000 से कम लोगों की मौत हुई है, और इस तरह से कुल मौत की संख्या 96,318 हो गई है। अर्थव्यवस्था भी चरमरा चुकी है, करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं। पर्यटन सेक्टर में 5 लाख करोड़ के नुकसान की बात हो रही है और 2 करोड़ लोगों की नौकरी जाने की बात हो रही है।
जिनके पास नौकरी है उन्हें भी समय से वेतन नहीं मिल रहा है। कोरोना के इस आपदा में दिल्ली नगर निगम के डॉक्टर से लेकर शिक्षकों तक को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार से 2000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज मांगा है, तो दिल्ली सरकार ने उल्टा नगर निगम पर 2000 करोड़ रुपए का पानी का बकाया बिल न देने का आरोप लगा दिया है। मगर नगर निगम और दिल्ली सरकार के इस झगड़े में डॉक्टर, शिक्षक से लेकर तमाम कर्मचारी आर्थिक आपदा से गुजर रहे हैं। रविश रंजन की ये रिपोर्ट। मैं आपके संघर्ष को कोविड के संक्रमण काल में अस्पताल के डॉक्टर और नर्स मरीजों का इलाज करने के बजाय अपनी तनख्वाह के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल ही नहीं, नगर निगम के अंदर और बाहर तनख्वाह के लिए कर्मचारी धरनों पर बैठ रहे हैं। कि वेतन जैसी चीज के लिए भी आज कर्मचारियों को आकर के धरने और प्रदर्शन तक की नौबत आ गई है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए, किसी प्रशासन के लिए नहीं हो सकती। कोरोना काल में गिरती आमदनी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आर्थिक आपातकाल के मुहाने पर ला खड़ा किया है। दफ्तरों में सन्नाटा है और निगम के 24,000 कर्मचारियों के चेहरे पर मायूसी। 6 महीने से लड़ रहे हैं सैलरी के लिए। सिर्फ हम रेजिडेंट डॉक्टर्स ही नहीं, हमारा सारा स्टाफ यहाँ पे हमेशा लड़ता है। हमारे आए दिन प्रोटेस्ट होती हैं और हम इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि हर बार का ये एक ट्रेंड सा बन चुका है कि सैलरी टाइम पे नहीं आती है। उत्तरी दिल्ली के जो शिक्षक श्रमिकों को राशन और खाना बांटने में लगे थे, वही तनख्वाह न मिलने के चलते दाने दाने को अब मोहताज हो गए हैं। इन कर्मचारियों को अपनी 3 महीने की तनख्वाह और एरियर्स नहीं मिले हैं। हालात ये हैं कि निगम के 8000 शिक्षकों ने हड़ताल का अल्टीमेटम दे रखा है। हमें वेतन समय पे चाहिए, हमें सभी पुराने एरियर चाहिए, और इसके लिए चाहे महापौर जी केंद्र से बात करें, दिल्ली सरकार से करें, तीनों निगम एक करें, केंद्र से सीधा फंड लें, ये मुख्यमंत्री जी से बात करें, जो भी कुछ करना है करें और हमें स्थायी समाधान दें। कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अब दिल्ली सरकार से 3000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज मांगा है, लेकिन उल्टा दिल्ली सरकार ने नगर निगम को 2000 करोड़ रुपए के पानी के बिल का भुगतान करने का नोटिस भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने अंतरिम बजट में 2022 करोड़ हमारे को कहा था कि हम नॉर्थ एमसीडी को देंगे। आज दिल्ली सरकार हमारा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना में हमारा अपना रेवेन्यू लॉस हो गया, हमारा रेवेन्यू कम हो गया, हम किसी का चालान नहीं काट पाए, तो हमारे पे तो दोहरी मार हो गई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम को हर महीने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए 360 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन कोरोना के चलते निगम का टैक्स कलेक्शन 60% तक कम हो गया है। जानकार कहते हैं कि जब तक तीनों नगर निगमों को एक नहीं किया जाएगा, तब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों एक दूसरे से बकाया वसूलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अदालत तक के दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा, तो दूसरी तरफ आर्थिक मंदी के हालात में अब नगर निगम के 24,000 जो कर्मचारी हैं वो पिस रहे हैं, लेकिन इसका हाल फिलहाल में कोई निकलता नहीं दिख रहा है। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।